सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक समाअत पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताए बगैर ट्रायल नहीं होना चाहिए। एतजाज एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने ज़िया दौर का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मौजूदा दौर का ज़िया दौर से मुआवजा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में वाज़े किया है कि IMF के साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया कि ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स लगाया जाए। उन्होंने ये उम्मीद भी दिलाई कि 2 साल में महंगाई की शरह 7% तक आ जाएगी और मई में 38% की जो तारीखी बुलंदी है उसके बाद महंगाई की शरह जून में 30% पर देखी गई थी। इलेक्शन की आमद है और इसी हवाले से कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह ने हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया था और अब तलाल चौधरी साहब का ये दावा सामने आया कि 2023 का इलेक्शन 2013 का रिप्ले होगा जिसमें नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। तलाल साहब, पहले तो ये बताइए कि 4 साल होने को हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन से इलाज करके वापस कब तक आएंगे? वो दुबई आए, सऊदीया गए, लेकिन वो क्या खदशा है जो उन्हें पाकिस्तान अभी तक नहीं आने दे रहा? और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर 1 अगस्त को उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अब देखें कि कुराफाल किसके नाम निकलते हैं और क्या सबको उस नाम पर इत्तफाक होता भी है या फिर नहीं। अच्छा, जूं वक्त गुजर रहा है, चेयरमैन PTI की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। तोशा खाना केस में अदालत ने उनकी 2 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। PTI और इलेक्शन कमीशन के वकील की गवाह को लेकर खासी तकरार और जो नोक झोंक है वो भी हुई। अब दूसरी जानिब आज़म खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़ियाद साहब वक्त देने के लिए। सीनियर तजियाकार मुजाहिद बेलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माहिर कानून हैदर वहीद साहब भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी मुजाहिद बेलवी साहब, ये जो आज़म खान का बयान है 190 मिलियन पाउंड केस में, ये कितना बड़ा धचका साबित हो सकता है चेयरमैन PTI के लिए? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चेयरमैन PTI अक्सर चीज़ों को संजीदा नहीं लेते हैं और अभी भी पता नहीं किसी खुशफहमी में मुजाहिद बेलवी साहब कहते हैं कि जी आज़म खान बड़ा ईमानदार हैं और जब तक मैं खुद ना सुनूं तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। अब उनको यकीन आ गया होगा। एक हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि कोई भी आदमी हमारे यहाँ, और हम 70 से देख रहे हैं, एक हद तक प्रेशर बर्दाश्त करता है और उसके बाद टूट जाता है। भुट्टो साहब के खुदा न करे मसूद महमूद बने, हमारे आजम खान साहब नून लीग काबली बन गए, ये बेशुमार मिसालें हैं। और मैं इस पर अलग बात करूँगा कि इमरान खान साहब की बदकिस्मती कहें, खुशफहमी कहें कि वो अपने फ़ैन क्लब को कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सके और दोस्तों का एक झुरमुट था और वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियों के तो उनके करीबी लोग होते हैं। यकीनन बहुत बहादुर लोग हैं जिन्हें 60,000 के करीब पार्लियामेंट जेलों में हैं, ख़वातीन भी लोग हैं जो उनके नाम भी इतना हमें नहीं पता। तो एक तो ये वाली बात ज़रूर मेरे ख्याल में मुस्तक़बिल में PTI और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचनी पड़ेगी कि वो फ़ैन क्लब बनाने के बजाय और पॉलिटिकल पार्टी को ब्रिज पार्टी बनने के बजाय और दोस्तों का झुरमुट बनाने का है, वो लोग जो कड़े इम्तहान के लिए तैयार हों, मेयार पर उतरे, उन्हें ही अपना दाएं बाएं रखना चाहिए। आज़म खान साहब पेशावर के थे, अभी तो खैर नौकरी पे हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि जब सामने आएंगे। लेकिन ये आज़म खान साहब का बहुत एक यूनिक केस है और वो ये कि वो आपको इल्म है कि कोई लापता हो गए थे, गायब हो गए थे और उनकी FIR उनकी फैमिली ने कटवाई थी जो अभी तक मौजूद है। और फिर अचानक जो परसों उनका जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने कहते हैं उन्होंने कोई बयान दिया, अब मजिस्ट्रेट कौन था, कहाँ दिया था और उसके बाद वो फिर कहाँ चले गए, आज फिर लाए गए। तो आज़म खान साहब का जो बयान है इसकी हम कोई संजीदगी से नहीं लेंगे जब तक कि वो बाकायदा कोर्ट में पेश होंगे, जैसा कि उन्हें पेश होना पड़ेगा
वहाँ पर खुद जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी सामने होंगे। और इस तरह की जो हमने जो बहुत सारी, यानी भाई मुझे नहीं कि क्यों हमारी इस्टेब्लिशमेंट माजी से नहीं सीखती कि इस तरह के सुल्तानी गवाह बनाकर किसी पॉपुलर लीडर को अगर आप ये समझते हैं कि उसकी सियासत ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ है। और मैं नहीं समझता कि ये बुलबुला, ये बबल कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है वो सियासी मंजरामे में छाया रहेगा। अब तो खैर वैसे भी अब दिनों हफ्तों की बात है। गालिबन आगे चलकर जब बात करेंगी तो मेरे लिए अहम बात यह है कि 14 अगस्त को असम्बलियाँ डिसॉल्व हो रही हैं, उससे पहले 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितना लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों को दी जा रही है। इलेक्शन का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर बहुत सारे खिड़कियां दरवाजे उसके साथ अपनी खौफनाक शक्ल के सामने एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसको सामने आ जाएंगे, जो उनके लिए एक डरावना ख्वाब होगा। जी ठीक है जी। आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, इस पर भी ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा। जो आज़म खान साहब वाला मामला है और जो चेयरमैन PTI हैं वो इसको भी शायद इतना संजीदगी से नहीं देख रहे हैं, हालांकि ये बहुत संजीदा मामला है। जब बात की कि इस मुल्क में कई मरतबा फिजा साहिबा के इसी तरह के संजीदा वाक़यात हुए हैं और संजीदा मुकदमात हुए हैं, जिस तरह का अभी हम बात करें ना 164 के ऊपर, उसके तहत याद करें आप, आपको बिल्कुल याद होगा कि सागदार साहब ने भी एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया था, बड़ा मोटा बयान दिया था, बारीक भरकम किस्म का। कहाँ गया वो बयान? और इस तरह की जिस तरह की नशियात आजकल हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अखबारात में उसकी खबरें पढ़ रहे हैं, हमने 12 मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के लिए होते हुए देखी और उनमें शामिल भी हुए। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है, उसमें लोग निकलते हैं फिर घूम के वापस आ जाते हैं, उनको निकाला जाता है फिर वापस आते हैं। कोई एग्जिट जो है वो परमानेंट नहीं होती और कोई एंट्री जो होती है वो फाइनल नहीं होती। तो ये चीज जो हो रही है कि अगर ये कहें कि जी इस तरह का केस माजी में कभी इस नौयत का नहीं हुआ, किसी पे हुआ है। आप याद करें नवाज शरीफ साहब जब मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था तो 2007 तक उनका एक नाम लेवा नहीं था, किसी को नहीं पता था कि दोबारा आएंगे, दोबारा आ गए, ठीक है ना। बेनजीर साहबा का कोई नाम नहीं लिया करता था, जरदारी साहब को कोई तस्वुर नहीं करता था कि सदर पाकिस्तान होंगे। तो इस मुल्क में अनहोनी अनोखे वाकयात होते रहते हैं। अगर मैं उस तनाजुर में देखूं तो ये चीज जो है मैं उसी स्पिरिट में देख रहा हूँ। इस तरह के संजीदा मामला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कई मरतबा हुआ कि बिल्कुल काबिल गर्दन ज़दनी थी, लेकिन आप देखें कि हर मरतबा वो बाउंस बैक कर गई। तो मुझे नहीं पता कि साबिक वज़ीर आज़म भी इतने खुशकिस्मत साबित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो हमारी तारीख रही है उसमें इस तरह की चीजें होती रही हैं और कई मरतबा हुई हैं। दूसरी बात ये कि ये वाला जो 164 का या जिसका भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसके मुताबिक शकूक व शुबहात क्यों बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं कि 33 दिन तक तो आजम खान साहब गायब थे। 15 जून को मेरे ख्याल में वो मिसिंग पर्सन में शुमार किए गए थे, फिर एकदम वो नमूदार हुए इस स्टेटमेंट के साथ। बात ये कि PDM हुकूमत जो आज बहुत घबराई हुई है, बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है और वो समझते हैं कि जब तक साबिक वज़ीर आज़म को वो इंतखाबी अमल से बाहर नहीं कर देते, और PTI के साथ तो पहले ही मतलब उसकी जो सफेबल की क़यादत है वो उनको छोड़ के जा चुकी है। ऑर्गेनाइजेशनल जो उनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक डिसरे के अंदर है, बहुत ही मुश्किल में है। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं खौफ है कि अगर PTI या बल्ला बैलेट पेपर पे हुआ तो उनको बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब भी हाफिजा साहब आप भी अगर बिल देने जाती हैं बिजली का तो आपके सामने एक चेहरा आ जाता है, एक या कई चेहरे आ जाते हैं। एक उसमें इसाक डार का चेहरा होगा, एक शहबाज शरीफ साहब का होगा, एक नवाज शरीफ साहब का होगा। जब आप एक कहते हैं कि महंगे दामों चीजें खरीदते हैं, इस मुल्क में मतलब 29% जो है अफराद ज़र था और वो तो हम कह रहे हैं ना 40% तक गया। तो आप सोचिए एक आम आदमी, और आम आदमी में मैं और आप भी शामिल हैं, तो उसके अंदर उसकी क्या हालत हुई है। उसका बेचारे का कराची की ज़बान में कहते हैं पलीथा निकल गया है, उसको गन्ने की तरह निचोड़ लिया गया है। तो ये जो इनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थी इतनी भयानक हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरह के डाइवर्जन के टैक्टिक्स भी हैं कि आप इस तरह के जब शोशे छोड़ते हैं उसमें होता है कि जो असल इश्यूज होते हैं वो पसे पुश चले जाते हैं। आप देखें ना, हमने इसी तरह नशरियात की साबिक वज़ीर आज़म पे, तोशा खाना पे, क्या हुआ उस केस का, ठीक है ना। हमने किया वो जो अलकादिर ट्रस्ट था वो सुना था बिल्कुल फाइनल है, उसके बाद उनको खत्म हो जाएगी। फिर PDM ने तो बिल्कुल घुंघरू तोड़ दिए, इद्दत का केस भी लेकर आ गए ना। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। सारे मैं समझता हूँ उसकी बड़ी वजह ये कि ये लोग इतने नाकाम रह चुके हैं अपनी सियासी उसके अंदर, अमल के अंदर, लोग इन पर भरोसा नहीं करते। और असल मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, पीपल्स पार्टी अपने किले में मजबूत है
और 2018 के मुकाबले में पीपल्स पार्टी आपको ज्यादा गेन करती हुई नजर आएगी। लेकिन नून लीग जो है सख्त मुश्किल में, जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में सवाल उठाया है, और बड़ा अहम सवाल था कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं मुबतन वापस आ रहे। 15 माह से उनके भाई वजीर आजम थे ना, वो क्यों नहीं आए? तो क्या वो एक रिस्क लेंगे कि वो कहते हैं केयर टेकर के दौर में आ जाए? क्योंकि जाहिर उनको एक मरतबा तो सरेंडर करना पड़ेगा, एक बार तो उनको जेल जाना पड़ेगा। वो कितने ही प्यारे हों, कितने ही लाडले हों, हैं सबसे लाडले जो है इस मुल्क में तारीख एतबार से वो नवाज शरीफ साहब हैं। उनसे बड़ा कोई लाडला पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो लाडले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इत्मीनान नहीं है निजाम के ऊपर। उन्हें लगता है कि जी हवाएं अभी यूं चल रही हैं तो एकदम पलट सकती हैं। और ये खदशा जो है बहुत लोगों को, फिर नवाज शरीफ का जो किरदार रहा है माजी का। अच्छा, वैसे आमिर ज़िया साहब, आपकी इजाजत से, आपने कहा सबसे ज्यादा लाडले वो हैं, लेकिन अगर एक हम बात करें, टफ टाइम उन्होंने भी देखा। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हुआ ये कि देखिए लाडले की वो क्या है कि लाडले के ऊपर गुस्सा उतारा जाता है जब वो मिसबिहेव करता है, बारासिंगे की तरह वो झाड़ी में सर अगर अपनी सींग उलझा देता है, लेकिन फिर माफ कर दिया जाता है। कोई और सियासतदान 3-4 मरतबा माफ, वो चौथी माफी मिल रही है इनको, ये ठीक है ना। 3 मरतबा पहले वजीर आजम बने, निकाले गए। चलिए, आपकी इजाजत से मैं हैदर वहीद साहब हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी चली जाऊं। आमिर ज़िया साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ थे। हैदर वहीद साहब, ये जो माफी के हवाले से बात कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, या रिलीफ के हवाले से बात हो रही है, तो ये चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलता आप देख रहे हैं आगे जाके, जो जमानतें जो मिल रही हैं, क्या ये सिलसिला थमता दिखाई दे रहा है? हैदर वहीद साहब, देखिए, ये किस तरह आप कोई कह सकता है कि अदालतों ने आगे करना क्या है। अगर आप सियासी रुझान की बात करें तो 9 मई के बाद जाहिर है कि बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है, और अगर आप उस माहौल का असर लेने के हवाले से बात करती हैं तो जाहिर है कि खान साहब की मुश्किलात में सिर्फ इजाफा हुआ। लेकिन ये तो जाहिर है पेशन गोई करना मुनासिब भी नहीं होगा कि आगे अदलिया ने करना क्या है। लेकिन जाहिर है कि कुछ सोचने वाले ये भी सोचते हैं कि वोटों पे जब जो है वो तब्दीली आएगी तो रवैये में क्या तब्दीली आएगी। जाहिर है ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर जज अपना केस जो उसके सामने है वो उसके मेरिट्स के मुताबिक फैसला करता है, कतई नज़र इस बात से कि उसके सुपीरियर जज उस वक्त कौन है। लेकिन जाहिर है माहौल 9 मई के बाद तब्दील जरूर है। पार्टी उनकी जो है वो डिसमेंटल कर दी गई है और उस तरह से साथ खड़ी नहीं हुई। उन्होंने ज़रा ओवर एस्टिमेट किया अपनी पार्टी को। बेशक उनकी सपोर्ट और वो दिलों से अभी निकले नहीं होंगे, लेकिन उनकी क्योंकि पार्टी डिसमेंटल हुई है और यहाँ पे इलेक्शन जो है वो एक साइंस की है, वो इतना आसान नहीं है कि अगर कोई मकबूल है तो लोग उसके लिए जो है उस तादाद में निकलेंगे और मुश्किलात का सामना करेंगे और बसें और ट्रांसपोर्ट ना होने के बावजूद पहुंचेंगे और लंबी कतारों में जब पोलिंग बूथ बंद किया जाएगा 2-2 घंटे तो भी खड़े रहेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसके लिए एक आपको मशीनरी चाहिए होती है। पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो वॉच करते हैं जब काउंटिंग होती है, क्योंकि जस्ट द वोटर्स, इट्स द काउंटिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लॉजिस्टिक्स और पॉलिटिकल मशीनरी की जरूरत होती है। 50% नहीं तो 30% तो कम से कम पाकिस्तान का, स्पेशली रूरल में जो इलेक्शन है वो मकबूलियत से महज डिसाइड नहीं होता। आखिरी वक्त की हवा होती है, इलेक्टेबल्स कहाँ फेंक दिए जाए कि झोली में, वो बात होती है। उस दिन के लॉजिस्टिक्स होते हैं और जाहिर है कि सबसे बड़ी बात कबूलियत, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो वहाँ अगर 50% मकबूलियत में खान साहब आगे हैं तो जो दूसरा कबूलियत का मामला है जो अफेक्ट करता है इन बाकी सारी चीज़ों को, तो खान साहब वहाँ तो डेफिनेटली इस वक्त पीछे से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हो कम से कम इस इलेक्शन के लिए। बाकी बात दुरुस्त है जो पहले आई थिंक मुजाहिद साहब ने की, शायद या आमिर ज़िया साहब ने, कि कोई मुस्तकिल नहीं होता है, लेकिन मुस्तकिल का किसी को करना भी क्या है। ये तो इस इलेक्शन की बात है, टेन्योर फिर खत्म हो जाएंगे, फिर आगे अल्लाह खैर से, फिर आप कम बैक हो ना हो उससे क्या होगा। ठीक है। अच्छा मुजाहिद बिलवी साहब, ये जो IMF की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये रिपोर्ट डार साहब के खिलाफ, अगर हम सीधा सीधा देखें, चार्जशीट से कम तो नहीं दिखाई दे रही? देखिए क्या चार्जशीट, मसला ये कि डार साहब को आप अलग करके क्यों देखते हैं? कोई फाइनेंस मिनिस्टर, मसलन अगर इमरान खान के ज़माने में हम क्या शौकत तरीन साहब पे सब कुछ डाल दें, या उससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे मुशर्रफ दौर में, दरअसल पूरा एक आपके यहाँ क्योंकि एक सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। आपके, मैं कोई इकोनॉमी का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि सर्कुलर डेब्ट जो है वो कहाँ पहुँच गया है, आपका डॉलर कहाँ है, आपके जो अब आपने ये जो IMF से जो कुछ आप ले रहे थे $6-8 अरब जो आपको मिले सऊदी अरब के साथ,
तो आपकी सिर्फ जो फॉरेन रेमिटेंस है और इन्वेस्टमेंट पिछले 6 माह में 9 अरब डॉलर कम हुआ है, यानी और वो उसका सबब यकीनन सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो अगर यही हमें आ जाते तो इस तरीके से हमें ना नाक रगड़ना पड़ती न भी। तो ये अगर IMF का प्रोग्राम से अगर वक्ती तौर पर रिलीफ तो होता है, लेकिन ये आखिर में चाहे वो इवन अपोजिशन को भी सोचना है, ये जो इकॉनमी मसला आवाम का है कि भाई आप लोग जो कुछ भी आज हम भुगत रहे हैं वो अपने हिसाब से। मसलन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी आपकी अशराफिया जो है, अराकीन असम्बली हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं कि हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त मेरे रज़ा रब्बानी साहब और फारूक नाइक ने सेनेट में ये बिल पेश किया था कि चेयरमैन सेनेट्स को जो है सारी जिंदगी जो है उनको 12 मुलाजिम मिले, उनको मराहत मिले। तो मैं क्या मसला था कि अगर ये अशराफिया जो गालिबन कहते हैं जी 2% है, 16,000 करोड़ रुपए की इनको रियायतें दी जाती हैं कौमी असम्बली के अरकान की। आपका फ्यूडरल लॉर्ड 2 लाख से ज़्यादा टैक्स नहीं देता। तो जब ये सब होगी, इसका किया जरा हमारा है और वक्ती तौर पर 1.2 अरब डॉलर मिल जाए या 6 अरब डॉलर मिल जाए, तो भी दे, ये मुस्तकिल हल नहीं है। आपको भी इल्म है, हमारे दोस्तों को इल्म है कि हम 23 बार IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं और बार बार फिर हमें जिस तरीके से मैंने कहा ना, इस बार तो उन्होंने बहुत ही नाक रगड़वाई है। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़बान में खुद उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारा चेहरा दिल, लोग कहते हैं लोग भिखारी आ गए। तो ये हल नहीं है। आप जो डार साहब को कहें या हम IMF के से जो हमने हालिया दिनों में भुगता है, क्या हम कोई लर्न करेंगे? और ये इसलिए अब मुश्किल नज़र आ रहा है कि पिता अगले 4 हफ्ते बड़े क्रूशियल हैं। केयर टेकर सेटअप है, पता नहीं किन लोगों पे मुश्तकिल में होगा वो और ज़्यादा सियासी अदब से काम बढ़ेगा, क्योंकि नवंबर तक इलेक्शन होंगे, फिर वो आने के बाद क्या करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो 6 माह का है, इसमें लोग हम इकॉनमी में तो कोई तवज्जो नहीं देगा। अभी पॉलिटिकल सब स्कोरिंग होगी ना, बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारियां शुरू हो रही है ना ये सियासी मैदान में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों मैंने कहा बड़े सीनियर लोग हैं, इकॉनमी को या मईशत को पॉलिटिकल से हटकर तो नहीं देखा जाता, अलग करके तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है जी, ठीक है। केयर टेकर सेटअप और आगे जाके क्या होगा, क्या ये तूल पकड़ जाएगा? और KPK में हमने देखा आगे क्या होगा, बहुत से सवालात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हैदर वहीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो मामला है निगरान हुकूमत का, असम्बली वक्त से पहले तहलील होती है या वक्त मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन अभी यही समझ आ रहा है कि शायद वक्त से पहले तहलील हो जाएगी। इस सूरत में एक तो चीज़ ये हो जाएगी कि 60 की बजाय 90 दिन मिल जाएंगे इंतखाबात की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आगे जाके जो निगरान सेटअप है, हमने पंजाब में देखा, KPK में देखा कि यहाँ पर अगर तूल पकड़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो उस हवाले से आइन कानून क्या कहता है? देखें, इसमें सिवाय ये कि आर्टिकल 232 की एक आईनी इमरजेंसी नाफिज हो जिसके के फिर हालात कुछ ऐसे होने होते हैं कि बिल्कुल मफलूज हो के हुकूमत रह जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल जो बुनियादी हुकूक हैं उनको फराहम कर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने से कासिर हो जाए, कोई खाना जंगी हो जाए, कोई बैरून मुल्क से हमला हो जाए, अल्लाह ना करे। इस सूरत हाल में इमरजेंसी कॉन्टेम्प्लेटेड है। अब जाहिर है ये हुकूमत तो ऐसी कोई बात नहीं करेगी कि हाँ वो तो कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा पाकिस्तान को बचा के छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे हालात तो उनके लिए भी प्लीड करना मेरे ख्याल से अपने लिए भी जो है वो नुकसानदेह होगी बात। तो इसके अलावा कोई आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि 90 दिन के बाद तक बात जाए। ठीक है जी। तो आमिर ज़िया साहब, आपको क्या समझ आ रहा है? अगर होना होता तो ऐसा हो जाता है, आगे कुछ ऐसा होता दिखाई देता है आपको? देखिए, कुछ चीजों पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमारा आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, भारत देख ले, बांग्लादेश, वहां पर भी नहीं होता। हम लोग बिला वजह मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक वो बन गया है कि हम अंदेशों और वसवसों में इतने मुब्तला रहते हैं कि साजिशी थ्योरियां हर वक्त चलती रहती हैं। तो अभी तक जो सूरत हाल है उस पर हमें यकीन करना चाहिए कि जी इस मुल्क में इलेक्शन होंगे और वक्त पे होंगे, 60 दिन में होंगे या 90 दिन में होंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज्यादा तजावुज नहीं करेंगे। जैसे हैदर वहीद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आइन में इसकी जगह नहीं है। अब आप देखें कि प्रैक्टिकली अगर हम साजिशी थ्योरी को डिस्कस करें और मैं उसका काउंटर करूं, बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं
पीटीआई हो गई, उसको तो इलेक्शन मांग रही है, इस टूटी फूटी हालत में भी मांग रही है, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी जो है बड़ी संजीदा है इस मुल्क के ऊपर, उनको चाहिए इलेक्शन। तो मैं नहीं समझता कि ये जो बहुत ज्यादा साजिशी थ्योरी चल रही है कि इंतखाबात नहीं होंगे। फिर आप ये देखें कि जो आपके नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनके भी डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स हैं, और मैं नहीं समझता कि वो उस तरह का कोई एक लीज दे देंगे कि जी इलेक्शन ना हो। अगर कोई बहुत सीरियस चीज हो जाए, कोलैप्स हो जाए, दुनिया में तो जंगों में इंतखाबात होते हैं, जमहूरी अमल जारी रहता है। तुर्की में जलजिला आया इतना बड़ा, वहां पे इलेक्शन हुए, ठीक है ना। भारत में हर 5 साल बाद मई में इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ बस मसला होता है। देखिए, अगर नहीं कराएंगे इलेक्शन तो फिर नहीं कराएंगे, अभी भी तो नहीं कराए। मतलब उसके बाद तो फिर स्ट्रीट एजिटेशन ही होता है, और उसके लिए अभी देखें, एक तो आपने तो बड़ा सीधा सा जवाब दे दिया हैदरबीद साहब। देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रीट एजिटेशन जो है, एक तो उसको बहुत बड़ा धचका लग गया 9th में, क्योंकि वो जो है वो करप्ट हो गई, वो कन्वोल्यूट हो गई, एक बहुत गैर कानूनी और मैं कहूँगा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो वाकयात हुए। अब मैं इस वक्त आई एम नॉट लेइंग ब्लेम एनीवन नेसेसरीली, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उससे बड़ा धचका पहुंचा एक्चुअली स्ट्रीट एजिटेशन को, क्योंकि अब स्ट्रीट एजिटेशन हालांकि एक आईनी हक है, लेकिन जब इस तरह से किया जाता है तो जाहिर गैर कानूनी है। तो उसको जब गैर कानूनी चीज़ों के साथ मिक्स किया जाएगा तो फिर इवन जो कानूनी एहतजाज होता है वो डिस्क्रेडिट हो जाता है। तो आई थिंक 9 मई में जो है वो खान साहब की भी, और बल्कि कासिम के वालिद साहब की कहना चाहिए, और बाकी भी अगर स्ट्रीट एजिटेशन की कोई ख्वाहिश रखते हैं तो उन्होंने बहुत नुकसान अपने आप को पहुँचाया है। और नहीं, मुझे नज़र इस वक्त तो ऐसी बात नहीं आ रही, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो डेफिनेटली बुरे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी फिर इरोड होगी एस्टैब्लिशमेंट की भी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको अवाम मुलविस समझेंगे इस इलेक्शन के डिले के साथ, क्योंकि आखिर है तो इलेक्शन अवाम का। तो जब आप अवाम से उनका इलेक्शन दूर ले जाएंगे तो फिर यू बेटर परफॉर्म लाइक सिंगापुर और चाइना। आमिर ज़िया साहब, बड़ी अच्छी बात की हैदरबीद साहब ने कि आखिर इलेक्शन तो है अवाम का। ज़ाहिरी बात है, अवाम के पास इख्तियार है कि अवाम किसको चुनना चाहती है, किसको चूज़ करना चाहती है, किसको वोट देना चाहती है, किसको इलेक्ट करना चाहती है। लेकिन हमने देखा है जो फ़ैसले, अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाल ही में जब मुलाकातें हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े दुखी होकर उनको कहना पड़ा कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, या जो बाकी जो 13 जमातों में से कुछ ऐसी जमातें हैं जिनकी ज़्यादा तादाद नहीं है। आप छोटी जमात में इसलिए नहीं कहना चाहती कि मेरे ख्याल से कोई छोटी जमात नहीं होती, सबका अपना अपना किरदार होता है, अपनी अपनी वैल्यू होती है, लेकिन आम अल्फाज में कहा जा रहा है कि 2 बड़ी जमातें मिलकर फैसले कर रही हैं और बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा है। जिससे ज़ाहिर बात है जिसको इग्नोर किया जाएगा वो महसूस करेगा, गमो गुस्से का इजहार भी करेगा। और मौलाना फजलुर रहमान सबको जब एतमाद में नहीं लिया गया तो ये भी एक बड़ी बात है। वो अलग बात है कि उनको मना लिया जाएगा, वो आपका मुझे तज्जिया आधा तो समझ आ गया, सवाल में ही आपने जवाब पहले भी एक दफ़ा दिया था इस पर। लेकिन ये जो फैसले जब खुद कर लिए जाते हैं, जब आपस में आप उनको निगलेक्ट कर देते हैं जो अगर आगे ना लगते मौलाना साहब, पीटीएम इत्तेहाद ना बनता तो ये हुकूमत में खुद भी ना होते जो 15 महीने से हैं। जब उनको एतमाद में नहीं लिया गया तो आगे फिर अवाम की फिक्र है इन लोगों को। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे फिजा साहिबा, दुनिया में पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया में फैसले वही लोग करते हैं जो ताकतवर होते हैं या जो बड़े होते हैं। दुनिया के फैसले अमेरिका करता है, चीन करता है, रूस करता है, अपने अपने असर के मुताबिक, अपने अपने कद काट के मुताबिक। उसी तरह अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो ज़ाहिर है जो बड़ी जमातें हैं वो कैसे छोटे, आपकी बड़ी अच्छाई है कि आप कहते हैं जी छोटी जमातों का भी किरदार होता है, वो यकीनन किरदार होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन असल किरदार जो होता है, फैसलाकुन किरदार जो होता है वो बड़ी जमातों का होता है, और आप सबको लेके साथ नहीं चल सकते, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो आपके मफादात हैं, आपसे मुराद जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मफादात हैं, वो जरूरी नहीं है कि उन छोटी जमातों जैसे हों। छोटी जमातों को अगर वो कहते हैं पीसमेंट के ऊपर आए तो फिर तो दाली दुनिया चलेगी नहीं आगे। तो जो ये मैं तो समझता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि इतराज बेजा है मौलाना साहब का, ठीक है शोर मचाते रहे वो, लेकिन फैसला जिनको करना है, और सिर्फ इन 2 सियासी जमातों ने नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। फिर ये लोग जब आपस में जो बड़े जो प्लेयर्स हैं ये बैठेंगे और उसके बाद यकीनन इनको भी मनाया जाएगा, छोटा मोटा मतलब है किसी को बोटी देंगे, किसी को रोटी देंगे, किसी को कुछ देंगे, छोटी जमातों को भी बकदरे उनको हिस्सा मिलेगा, बकदरे जुस्सा मिलेगा, जो जितना बड़ा उनका कद काट होगा उसके हिसाब से मिलेगा। एक और बात भी आप लिख लें कि जिसके पास फेडरल गवर्नमेंट होगी उसके पास पंजाब नहीं होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो होगी मैं देख रहा हूँ मखलूत बनेगी। इस मुल्क में भी कोई भी डोमिनेंट, कोई इस मुल्क में कौमी सियासी जमात नहीं बची जिसकी चारों सूबों में जड़ें हों।
पीटीआई जमात थी, उसको तोड़ दिया गया, खराब कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। वरना पीटीआई एक जमाने में पीपल्स पार्टी को एजाज हासिल था। ठीक है जी, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड तो अभी हर पार्टी रीजनल पार्टी है। ठीक है जी आमिर जैसे आखिरी 30 सेकंड है। मुजाहिद साहब आपका लास्ट कमेंट। मुझे उसका जवाब मैं चाह रहा था कि मिले मुझे तो कहीं मैंने जैसे कहा ये नहीं लिखा कि इलेक्शन अगर ये वक्त पे नहीं कराते तो क्या होगा। कहीं आइन में नहीं है कि इन लोगों को कोई फांसी चढ़ा देगा या जेल में डाल देगा या खत्म कर देगा। एक तो मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये जो तमाम बातें कर रहे हैं। मुझे आखिर में एक बात कह दूं और ये आमिर जरूर होगा इनके, शायद कोई एक और नया डेवलपमेंट ये हो रहा है कि परवेज खटक की शक्ल में, पार्टी की शक्ल में, छोटी छोटी पार्टियां एमकेएम की शक्ल में ये पार्टियां बनाई जा रही हैं। 12 सीट 14 सीट और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये खतरा महसूस कर लिया है कि किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना बने ताकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी और मंशा का सेटअप मुस्तकबिल में बना सके। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का, आमिर ज़िया साहब आपका, हैदर वहीद साहब, मुजाहिद बिलवी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया और मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की हो या फिर नजरियाती सरहदों के दिफा की, वतन अजीज को कोई बहरान दरपेश हो या कुदरती सर पर तूफान बनकर टूट पड़े, पाक फौज ने अवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मईशत की कश्ती बहरान में हिचकोले खाने लगी तो सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने कड़े वक्त में मसीहा बनकर इसे मंझधार से निकालने का बीड़ा उठाया। दिफाई पैदावार, ज़र्रात, मादनियात, तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी का ज़बरदस्त मंसूबा पेश किया जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। आज के जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आईटी पर खुसूसी फोकस के ज़रिए बरामदात कई गुना बढ़ाने के लिए पाक फ़ौज ने कमर कस ली है और अमली इक़दामात का आगाज़ हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का विजन है कि मईशत का मरज़ ख़त्म करने के लिए आईटी पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। पाकिस्तान में 6 लाख से ज़ायद आईटी प्रोफेशनल्स हैं और ये तादाद इस शोबे में सरमायाकारी के लिए आइडियल की हैसियत रखती है। 30 से ज़ायद आईटी पार्क्स इसी मकसद के हुसूल के लिए मसरूफ़ अमल हैं। अच्छा, अब ज़रूरत सिर्फ इस शोबे की सलाहियत से दुरुस्त अंदाज में फ़ायदा उठाने की है। पाक फ़ौज के ताउन से कौमी आईटी सेमिनार्स का बुनियादी मकसद इस शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। सेमिनार्स का इनकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुआशी तरक्की के बहाली मंसूबे की एक कड़ी है। ये आर्मी चीफ का विजन है कि आईटी शोबे में इनकलाब मुल्की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बाइस बनेगा। को चेयरमैन बोल शुएब शेख साहब आईटी बरामदात पर अथॉरिटी समझे जाते हैं। उनको यकीन है कि सिर्फ 3 साल के अंदर पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स को 50 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है और ये रकम इन 3 अरब डॉलर से कई गुना ज़्यादा है जिसके लिए पाकिस्तान को IMF की हर कड़ी शर्त मानना पड़ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस शोबे पर फोकस करके मुल्क को तरक्की की नई शाहराह पर डाल दिया है और शुएब शेख साहब ने इस अजीम मंसूबे के हवाले से क्या सुनहरी, ये ज़रा सुनिएगा। शुएब साहब, ये बताएं कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है और उसके तहत जिन चीज़ों पर फोकस है उनमें से एक आईटी है और आईटी का ज़ाहिर है आपका जितना एक्सपीरियंस है और एग्जैक्ट जो है वो पाकिस्तान की 82% एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी। तो इस सारे को आप किस तरह से देखते हैं कि ये फैसिलिटेशन काउंसिल फिर आईटी के ऊपर फोकस किस तरह से ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है और आपकी सजेशन इस हवाले से क्या हैं? अच्छा सिद्दीक, एक बात तो मैं पहले बताऊं, एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। करंटली हम पाकिस्तान से आईटी हमारी 82% नहीं है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट की चीज़ थी। मैं ये समझता हूँ कि आईटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हो रही है और आईटी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की आईटी या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है जिसने भी ये चीज़ उठाई है। एक तो सबसे पहले नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है वो फोकस की जा रही है, इकॉनमी के ऊपर करना चाहिए, इसके बगैर चलेगी नहीं चीज़। और उसके 4 सेक्टर का जो इंतखाब किया है बहुत ही सोच समझ किया है किसी ने, और उन 4 सेक्टरों में भी ख़ास करके आईटी का जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक से डिफ़ाइन की है, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त।
तो बस सिर्फ अब ये कि ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन बात ये है कि क्या ये फ़र्क पड़ जाएगा। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें सोची गई, बोली गई, बताई गई, लेकिन क्या पाकिस्तान, और अच्छे काम भी हुए, कोई ऐसी बात, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे कि आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करके रेवोल्यूशन आ जाएगा, एक इनकलाब आ जाएगा और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन हो सकता है प्रोवाइडेड कि हम ये समझें कि हमारा डायरेक्शन सेट करें आईटी में। देखिए, अगर हम आईटी में जाके ये कह रहे हैं ना कि आईटी के लोग बाहर की कंपनीज़ आएँ, फॉरेन कंपनीज़ आएँ और वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये हमें समझना है कि इन्वेस्ट अगला क्यों करता है। अगला इन्वेस्ट इसलिए करती है कंपनी कि वो अपनी इस इकॉनमी में आएगी, इस मार्केट में आएगी, अपने प्रोडक्ट लाएगी, यहाँ बेचेगी और जो प्रॉफिट होगा वो लेके जाएगी। तो अगर उसको इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं नज़र आ रही हो, इतना स्कोप नज़र नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगी ना। या इसलिए आएगी कि भाई यार ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है बहुत, मैं यहाँ आ जाऊँ, सस्ता है, मैं यहाँ पे बनाऊँ और बाहर अपना बेचूँ, अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए आएगी। वो इसलिए भी नहीं आएगी, वो ये भी नहीं पाकिस्तान में पॉसिबल इस वक्त, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अगर आप यहाँ आके ऑफिस खोल के उसको हायर करते हैं तो आपने उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए इनकम टैक्स, आपका विद होल्डिंग HR का टैक्स कटेगा, और अगर वहीं बैठे बैठे इसको इंगेज कर लेते हैं तो फिर आपने बगैर टैक्स के इनको रेमिटेंस भेजनी है, और वो नहीं आना। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको ठीक करेंगे आप तो ये चीज़ होगी। ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन किस जगह आएंगी ये समझना ज़रूरी है। वो डायरेक्ट आईटी प्रोडक्ट्स में नहीं आएंगी। दूसरा, जो आईटी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम अभी लोग जो कंपनीज काम कर रही हैं, जिनके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी है फूड, वो तो गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। या नेटफ्लिक्स इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार। हमें उसको पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये समझ के बनाना होगा। अभी ये इस तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। और आपने अगर इन्वेस्टमेंट, आपने सबसे पहले उसको रोकें जो आपके अपने मुल्क का आईटी का बंदा है, जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फ़र्ज़ करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा है $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसे बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी फ़ौरन ये चीज़। लेकिन उसको हमने तो गिना ही नहीं है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, उसको तो उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। उस पर फोकस करने की मेरे ख्याल है ज़रूरत है, और ये चीज़ आ जाए। दूसरा, हम सिर्फ आईटी समझते हैं, कोई आईटी प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेज़ॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना, बुक से स्टार्ट हुआ, फिर वो डिटेल में गया और जिस तरीके से पहुंच गया। नॉर्मल बिजनेस को आईटी की प्रोसेसेस से उसने इनेबल करके ट्रांसफॉर्मेशन जो की, एक रेवोल्यूशन ले आया। वो जो अमाउंट उसने जिस तरीके से क्रिएट किया, वो हमें करना। हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त ऑलरेडी क्या हो रही है? टेक्सटाइल हो रही है। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफ़ा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस एनवायरनमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। तो ये डायरेक्शन आपने सेट करना है कि ये दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर फोकस करें, बिल्कुल होगा मेरे ख्याल में। तीसरा ये है कि जो अब जैसे पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जो स्टॉक्स में गई हैं और स्टॉक से बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनी हैं इस हवाले से, आईटी कंपनीज़ के हवाले से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें और मजीद काम करने की ज़रूरत है। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट को बड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। और ये तीनों चीज़ों के लिए, चाहे आप लोकल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने निकलें, आप एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने निकलें, या आप बाहर की कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेके आने निकलें, या आप दूसरी जो आईटी इनेबल करेंगी जो इंडस्ट्रीज़, उनकी एक्सपोर्ट के लिए निकलें, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वो ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ रोकने के लिए आपको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो अपने टैक्स जोन जो बना रहे थे वो बनाने चाहिए, उस पर फोकस करें ताकि वो बंदा यहाँ रुके। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल है सही डायरेक्शन अगर आप सेट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने तय इंतखाब सही कर लिया है।
अब आगे चीज़ सही करनी है, ये पहले भी सब हुआ है ये सब चीज़ें, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान की। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने कहा कि शोबे का इंतखाब दुरुस्त किया गया है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि जो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, तो इसमें आप बताएं कि जो फौरी तौर पे जिस तरह आपने कहा कि $50 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है, अभी हमने IMF से सिर्फ $3 अरब लेने के लिए जो इस तरह सूरत हाल हुई, तो फौरी तौर पे जो आप समझते हैं कि अगले 1 माह में अगर ये 2-3 चीज़ें कर ली जाएँ तो फौरी तौर पे हमें इसका आउटपुट जो है वो आने लग जाएगा। कौन सी चीज़ें जो सबसे पहले 1, 2, 3 करके हमें फौरी तौर पर करनी होंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका SFIFC बना है, ये बिल्कुल बैठ के अपना पूरा डायरेक्शन मेरे ख्याल में सेट कर ले और ये बना ले कि क्या किन डायरेक्शंस में जाना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म है जिस पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म, मीडियम रन और लॉन्ग रन तीनों मिला के 3 साल हैं, ठीक है। इमीडिएटली आप ये जो चीज़ें कर सकते हैं, आप ये जो अगर आप ये समझ लें कि वो IT का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज़ किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज़ हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs, 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज़ हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज़ हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान आना होगा और उसके 2 गेन होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको पैसा, मतलब वो यहाँ आएंगे और आपको टैक्स का गेन होगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वो मानेंगी, फिर आपके कवानीन के मुताबिक काम करना होगा ना। अगर यहाँ आएंगी तो आपको डबल गेन होगा, वो भी आपका 1 महीने 1.5 महीने में हो सकता है। तो इस तरीके की तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरे ख्याल है वो इतने डिस्कशन, उसके लिए तो बैठ के पूरा प्रॉपर बैठ के डिस्कशन हो, कोई सही तरीके से प्लान किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सर, हम आपसे इस हवाले से ज़ाहिर है अब एक फ़ोकस है हमारी स्टेट का, हमारे इदारों का, तो इस पर हम ज़ाहिर है बात आगे चल के भी करते रहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल शुएब साहब से जिस तरह बात हुई, और एग्जैक्ट 2014 में 82% IT एक्सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान में, जिसका शेयर 82% था। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज़ाहिर है जो शख्सियात, जो ज़िम्मेदारान इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, और जो शुएब साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की, अगर इन चीज़ों पर फोकस करके और इनको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब का IT एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकता है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।